इस लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अरुण सिंह और आज का फोकस है ब्लैक फंगस पर। हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर रॉमल टिकू। ही इज द डायरेक्टर ऑफ इंटरनल मेडिसिन मैक्स हेल्थ केयर। वेरी वार्म वेलकम डॉक्टर। आज का फोकस ब्लैक फंगस। आई नो हमने बहुत सारी वीडियोस इस पर की हैं, बहुत सारे लोग इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। सवाल है येलो और व्हाइट फंगस को लेकर भी, लेकिन सबसे पहले अगर आप ब्लैक फंगस म्यूकोरमाइकोसिस का बेसिक जो है वो समझा पाए। अगर देखिए, म्यूकोरमाइकोसिस या जिसे आप लोग ब्लैक फंगस बोलते हैं, वो एक फंगल डिजीज है जो कॉमनली लोगों को इन्फेक्ट नहीं करती है। उसके लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आप इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होने चाहिए, यानी आपकी इम्यूनिटी कम होनी चाहिए। और अभी जो केसेस बढ़ रहे हैं वो इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि कोविड पेशेंट्स में जो स्टीरॉयड यूज हो रही है उससे शुगर्स बढ़ रहे हैं। और डायबिटिक्स में वैसे ही बहुत ज़्यादा रिस्क होता है इस इन्फेक्शन का, अनकंट्रोल ब्लड शुगर्स, उस पर अगर कोविड हो आपको उससे भी इम्यूनिटी कम होती है। फिर आपको स्टेरॉइड्स मिल रहे हैं और शुगर्स बढ़ रहे हैं। इसके अलावा जो ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट्स होते हैं, किडनी ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट या मैलिग्नेंसी कैंसर पेशेंट्स होते हैं, वो हाई रिस्क होते हैं क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कम होती है। सो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। उस पर अगर आपके शुगर्स ऊपर नीचे हो रहे हैं या आपको स्टीरॉइड्स मिल रहे हैं तो आप एक हाई रिस्क हो जाते हैं। पहले भी एक केसेस देखे गए, इवन फर्स्ट वेव जो थी कोविड की, उसमें भी देखे गए थे, बट अभी बहुत ज़्यादा आ गए क्योंकि सेकेंड वेव में बहुत ज़्यादा लोग इन्फेक्ट हो गए और थोड़ी विरुलेंट थी डिजीज। ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो गई है, स्टीरॉयड यूज ज़्यादा हो गया है और अनफॉर्चुनेटली कुछ जगहों पर स्टीरॉयड बहुत ज़्यादा टाइम दिया गया है, बहुत ज़्यादा डोज में दिया गया है। उसके कारण रिस्क बढ़ गया है इस बीमारी का। बट ये जो एक फंगस है, ये म्यूकोरेल्स ग्रुप है, सबसे कॉमन राइजोपस स्पीशीज है, म्यूकोर स्पीशीज है। बट ये सॉइल में मिलता है, एयर में मिलता है, खाने में जो आपके फ्रूट्स खराब हो जाते हैं उस पर जो फंगस ग्रो करता है वो भी यही होता है। और वहीं दर्शकों को आई थिंक ये जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये कोई नई फंगल इन्फेक्शन नहीं है जो कोविड की वजह से पैदा हुई है, ये पुरानी ही है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। हाँ, पुरानी ही है मगर बहुत कम देखी जाती है। इवन अदरवाइज कोविड से पहले इक्का दुक्का केसेस आते थे महीने 2 महीने में, बट क्योंकि कोविड में इतनी स्टीरॉयड यूज हो गई है, शुगर्स बढ़ गई, तो बहुत ज्यादा केसेस आ गए हैं। 8,000 के आसपास केसेस हैं अभी इंडिया में। और अब व्हाइट और येलो फंगस की बात कर लेते हैं, ये क्या है? देखिए, पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि जो ये ब्लैक फंगस जिसे कहा जाता है म्यूकोर, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बताता हूँ। क्योंकि इसकी जो बेसिक डिजीज होती है वो 2-4 टाइप्स की होती है। एक तो राइनोसेरेब्रल है जो सबसे कॉमन है, जो फेस को इन्फेक्ट करती है, साइनसेस को बेसिकली, फिर अगर एक्सटेंड हो जाए तो आंखों में या ब्रेन तक चला जाता है। ये कॉमनेस्ट वैरायटी है जो आजकल देखी जाती है। इसके बाद पल्मोनरी होता है जो लंग इन्वॉल्वमेंट जिसमें होता है। और फिर जीआई यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकोर होता है, वो बहुत ही रेयर है। और फिर स्किन वाला जिसकी बेस्ट प्रोग्नोसिस होती है। बट ओवरऑल मोर्टेलिटी अगर देखें तो 50% से ज़्यादा होती है, यानी जिनको भी म्यूकोर होगा उनकी जान जाने का चांस 50% से ज़्यादा होता है। और जो ये हम आजकल देख रहे हैं, इसके जो सिम्टम्स हैं वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो राइनोसेरेब्रल होता है जो साइनसेस से एंटर करता है, उसमें फेशियल पेन, हेडेक, आंखों में पेन, जॉ पेन, टूथ एक, आई के सिम्टम्स होते हैं, ब्लरिंग ऑफ विजन, डबल विजन, या आई बॉल्स बाहर की तरफ आ जाती हैं, ड्रूप हो जाती हैं आईलिड्स, और माउथ के अंदर ब्लैक डिस्कलरेशन, स्लफ हो जाता है। तो ये साइन जिनको भी कोविड हुआ है 2-4 हफ्ते के बाद अगर उनके शुगर लेवल्स बढ़ रहे हैं और ऐसे कुछ सिम्टम्स आए तो उन्हें शक होना चाहिए कि हमें ये हो सकता है। डायग्नोसिस कैसे होता है? डायग्नोसिस सिंपल है, एंडोस्कोपिकली ईएनटी ओपीडी में वो डायरेक्टली देख लेते हैं टेलीस्कोप से और पता चलता है। फिर कंफर्मेशन स्टेन, बायोप्सी, कल्चर से होता है। इमेजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सीटी स्कैन्स होते हैं साइनसेस के, लंग्स के, उससे भी पता चलता है। एमआरआई होता है टू नो द एक्सटेंट। और नाउ वी कम टू ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट इसकी ऑलमोस्ट ऑलवेज सर्जिकल होती है, फॉलोड बाय एंटी फंगल ट्रीटमेंट। सर्जरी बहुत ही डिसफिगरिंग होती है क्योंकि फेस पे जितना भी टिश्यू इन्वॉल्व वो सब निकालना पड़ता है, बिकॉज इट्स अ रैपिडली इन्वेजिव इन्फेक्शन। तो अगर वो एक्सटेंड करेगा ब्रेन को, आइज को, तो आपको आंख भी निकालनी पड़ेगी, आई बॉल्स भी निकालनी पड़ती हैं, ब्रेन का पार्ट भी साफ करना पड़ेगा। इसलिए बहुत जल्दी डायग्नोसिस करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर सर्जरी फॉलोड बाय एंटी फंगल ट्रीटमेंट। एंटी फंगल ट्रीटमेंट में एम्फोटेरिसिन भी, लाइपोसोमल इज द ड्रग ऑफ चॉइस। महंगा है, लंबी ट्रीटमेंट है, 3 से 6 हफ्ते की। उसके बाद भी कभी हमें ओरल पोसाकोनाजोल वगैरह देना पड़ता है लंबे टाइम, 3 महीना 6 महीना भी कभी। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। रही बात, अब हम आते हैं व्हाइट फंगस जिसे कहा जाता है। आई मीन इट्स नॉट अ टेक्निकल टर्म बट यूजुअली यूज हो रहा है आजकल। वो कैंडिडियासिस के लिए हो रहा है।
अगेन ये भी जो है ये इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स में ज़्यादा देखा जाता है, और जो लोग स्टीरॉइड्स लेते हैं बहुत टाइम से हम देख रहे हैं स्टीरॉइड्स बहुत सी बीमारियों में यूज़ होता है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स में यूज़ होता है, और एस्थमा में, क्रॉनिक एस्थमा में यूज़ होता है। तो स्टीरॉइड यूज़ कैंसर पेशेंट्स में हो जाता है यूज़। तो ओरल थ्रश जिसे हम कहते हैं कॉमनली, वाइट पैचेस आ जाते हैं टंग पे, फेरिंग्स पे। तो बहुत सिंपल है, इट्स अ सुपरफिशियल इन्फेक्शन, वो इन्वेजिव नहीं है, रैपिडली इन्वेजिव, जानलेवा नहीं है, उसकी मोर्टालिटी बहुत कम है। मोर्टालिटी तभी होती है अगर बहुत ही क्रिटिकल पेशेंट्स में कैंडिडीमिया हो जाए, ब्लड में आ जाए। अदरवाइज यूजुअली वो ओरल थ्रश होता है, माउथ में वाइट। इनहेलर्स जो लोग यूज़ करते हैं स्टीरॉयड इनहेलर्स, अगर वो ठीक से रिंस न करें माउथ तो ओरल पैचेस आ जाते हैं। फिर ईसोफेजियल जिसमें आपको स्वॉलो करने में पेन होती है, तो उसकी भी ट्रीटमेंट सिंपल है, इनकी ओरल टैबलेट्स कैप्सूल से ही ट्रीटमेंट यूजुअली हो जाती है। देन जेनाइटो यूरिनरी कैंडिडियासिस, जैसे प्राइवेट पार्ट्स पे इचिंग हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है, उसका भी लोकल ट्रीटमेंट होता है यूजुअली। इट्स ओनली व्हेन क्रिटिकल पेशेंट्स, आईसीयू पेशेंट्स, बहुत ज़्यादा लंबा स्टे है, तब वो फंगस ब्लड में आ जाए तो वो क्रिटिकल हो जाता है। तीसरा जो आप बता रहे हो येलो फंगस, ऐसी एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट टेक्निकल टर्म्स कोई मेडिसिन में है नहीं, यू डोंट रिकॉग्नाइज द डिजीज बाय इट्स कलर। सो बेसिकली जिसे कहा जा रहा है आजकल ब्लैक फंगस, दैट इज म्यूकोरमाइकोसिस, white fungus probably is candidemia, and yellow fungus I don't know what it is to be honest because there's nothing like that. तीन सबसे कॉमन जो फंगल इन्फेक्शंस है वो है म्यूकोर, एस्परजिलोसिस जिसके बारे में ज़्यादा नहीं बोला गया बट वो भी देखा जा रहा है, उसके भी 2-4 वेराइटीज होती हैं। और फिर कैंडिडीमिया, कैंडिडा इन्फेक्शंस है। एस्परजिलस भी क्रॉनिक लंग प्रॉब्लम्स जिन्हें होती है, क्रॉनिकली एज्मा होता है, क्रॉनिक लंग डिजीज होती है, उनको यूजुअली होता है। वो भी एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परजिलोसिस या क्रॉनिक Dr. Bulirio also, and he was also saying कि इसकी classification on the basis of color is not fair, and that shouldn't be done क्योंकि इससे ज़्यादा confusion ही बढ़ने वाली है. But one last question on this, कि जो आप कह रहे हैं कि म्यूकर से of course mucormycosis होता है, but बाकी जो हम white fungus की जैसे बात कर रहे हैं, that's a separate family altogether. या वो अलग ही है। व्हाइट फंगस इज कैंडिडा एंड दिस इज म्यूकोर एंड एस्परजिलस इज द थर्ड वैरायटी। ये तीन कॉमन फंगल इन्फेक्शंस है। तीनों यूजुअली, दोनों कैंडिडा और ये जो म्यूकोर है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज में, इवन एस्परजिलस इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज में होता है ज्यादा, बट क्रॉनिक लंग प्रॉब्लम्स, एस्थमा, यूसिनोफिलिया जिनको होता है ज्यादा, एलर्जिक इश्यूज होते हैं, उनमें भी देखा जाता है। वही सोशल मीडिया पर एक पोस्ट बहुत सारा वायरल हो रहा है which is showing कि अनियन के ऊपर जो फंगस आती है उससे ब्लैक फंगस इंसानों में भी हो सकती है, तो ये कितना गलत है? मैं तो गलत ही मानूंगा इसको, क्योंकि देखिए खाने पे जो फंगस आता है वो होता है म्यूकोर वैरायटी होती है, या ब्रेड पे जो मोल्ड आता है वो भी म्यूकोर, या सीलन जो होती है घरों में दीवारों पे वो यही वैरायटी होती है, बट वो कॉमनली इन्फेक्ट नहीं करती है सबको, ना ही ये कंटेजियस है, एक आदमी से दूसरे आदमी को नहीं होगा। सबसे जो इसमें रिक्वायरमेंट बड़ी है वो कि आपकी इम्यूनिटी कम होनी चाहिए, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट, अदरवाइज दे कैन बी कॉमन सेल्स, हमारे नोज में, माउथ में हो सकता है, या हम इंजेस्ट करें हमें बीमारी नहीं होगी। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हो, आप स्टेरॉइड्स ले रहे हो बहुत हाई डोज में, बहुत ज्यादा शुगर्स हैं आपकी, तब आपको ये रिस्क होता है। अगेन इट डजंट हैपन टू एवरीबॉडी, सो किसी को होता है किसी को नहीं होता। वही ये भी कहा जा रहा है कि क्या जिंक और स्टीम का एक्सेसिव यूज इसकी एक वजह हो सकती है? देखिए जो लिटरेचर कहता है कि ये फीड करता है आयरन पे, जिंक पे, तो इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम तक ये सप्लीमेंट्स वैसे भी नहीं लेने चाहिए, बिकॉज एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। इवन वाइटामिन शुड बी टेकन फॉर अ ब्रीफ वाइल, नॉट फॉर मंथ्स टुगेदर। लोग सालों से ले रहे हैं वाइटामिन सी और जिंक की टैबलेट्स ले रहे हैं, तो क्योंकि ये इसका रिलेशन है विद जिंक एंड आयरन, इसलिए लिमिटेड पीरियड के लिए जिंक टैबलेट्स और आयरन टैबलेट्स लेनी चाहिए। बट अगेन हैविंग सेड दैट, इट्स नॉट दैट कि अगर आप जिंक आयरन ले रहे हो तो आपको म्यूकोर होगा। उसके लिए बहुत ज़्यादा बाकी रिक्वायरमेंट्स है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट, स्टेरॉइड्स, दोज आर द बिगर थिंग्स। डायबिटीज 90% लोगों में अभी जो देखा जा रहा है वो डायबिटीज है, सो अनलाइकली कि एक नॉर्मल आदमी को म्यूकोरमाइकोसिस होगा, वेरी वेरी रेयरली होता है, बट दोज आर वन ऑफ केसेस। ओके, अब दर्शकों के सवाल ले लेते हैं। पहला है, कैन अ नॉन कोविड पेशेंट कॉन्ट्रैक्ट ब्लैक फंगस? ऑफ कोर्स दे कैन, बट बहुत ही कम होता है। यही ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट्स, किडनी ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट, इम्यूनोसप्रेस्ड एचआईवी पेशेंट्स, इनमें हो सकता है। How can it be transmitted? I think the first question, it can it be doesn't, no, it can't be transmitted from one person to other, can't be. Saran Khan asked, do we need to change mask after one-time use? Now, this is also another debate कि unhygienic mask से ये हो रहा है. Of course, बहुत सारे experts ने माना था कि evidence ज़्यादा नहीं है इस मामले में. What is your take on this? I think it's more of a speculation. Masks वैसे भी अनहाइजीनिक होते हैं अगर आप डेली उसको पहनो,
धोए नहीं उससे। अब जो सर्जिकल मास्क है या N95 उससे तो धोया नहीं जाता, वो खराब हो जाते हैं, इसलिए उनको हम गैप के बाद पहनते हैं। बट जो क्लॉथ मास्क हैं, कपड़े के मास्क, उन्हें तो आपको डेली धो लेना चाहिए। नॉट फॉर म्यूकोर, आई एम नॉट टू श्योर वेदर इट हैज एनी रिलेशन, बिकॉज ऐसा कोई साइंटिफिक डेटा है नहीं हमारे पास, मगर वैसे ही अनहाइजीनिक होता है कि अगर आप एक ही मास्क जो क्लॉथ का उसको डेली पहने तो उसे वैसे भी धो लेना चाहिए। बट एज फार एज म्यूकोर इज, आई डोंट थिंक इट्स मेकिंग इनफ सेंस। Okay, Harshita Dutt asked, will it spread like COVID? Well, not really. I mean, it's something which happens to immunocompromised people, and in this case, COVID itself reduces your immunity. On top of that, if you have diabetes, uncontrolled sugar levels, and you're on steroids, this combination leads to this. And having said that, it's not that every other patient who has all these problems gets COVID, gets mucor, because mucor is all said and done, it still remains a rare infection. Though right now, because of the surge in the number of COVID patients and the use of steroids, it's increased. But still, we have 8,000 cases in India and some 800 odd cases, 500 odd cases in Delhi. So it's not that every other patient is getting mucor. Okay. Anamika asked, what are the recovery chances if infected? Well, it all depends on the diagnosis. Early diagnosis is the key. If you diagnose it early, minimal surgery happens, you remove the tissue, because surgery is almost always a part of it, because you have to remove that tissue. Otherwise, it's an invasive fungus. It will go inside and involve your eyes, your brain. So early diagnosis, index of suspicion should be very high. Post-COVID, in these times, when you develop any nasal stuffiness, black discoloration in the mouth, on the face, or there is some headache, visual symptoms, then you have to diagnose it. If you diagnose it early, you do early surgery, follow it up with antifungal treatment, prognosis is good. But later in the disease, usually with pulmonary and GI mucor, they get diagnosed pretty late because they get missed out on, because rhinocerebral is visual, you can see it on the face. The stomach and the lung one, you tend to not diagnose it early because you think it must be this, it must be secondary infection, gastritis, and by the time you diagnose it, it's too late. Gurmeet has a question, is industrial oxygen a cause? Well, not really. I would again say that there is no evidence to say that. Okay. Arnoor asks, can a random front jaw and lower nose swelling and little pain be considered as symptoms of black fungus? Well, these can be the symptoms, but even otherwise, see, the problem is that with COVID, most of the patients have some sort of sinusitis, and headache, pain in the eyes is usually part of it. Even in long COVID, you get such symptoms. But along with that, you need to have an immunocompromised state. If you have this suspicion, immunocompromised state, diabetes, high sugars, and then you have not only headache or pain, there is black discoloration in the mouth, there's some nasal brownish or blackish discoloration, some stuff coming out from the nose, and then you have those visual symptoms, everything together. It can't be just one symptom, headache per se. Okay, last question. I have Plantar psoriasis. I have been taking steroids. Am I susceptible to black fungus, and is it safe for me to get vaccinated? Well, you are susceptible in the sense that you are immunocompromised because you're on steroids and you have psoriasis, which is an autoimmune disorder. So, but again, having said that, doesn't happen to every other person. And you can be vaccinated. You are a high risk. You're on steroids. There's no contraindication for you to get vaccinated. I think you should get vaccinated. Thank you so very much, Doctor. Any closing remarks from you? Well, I would like to tell everyone that to prevent yourself from getting mucor, you have to first prevent yourself from getting COVID. And that's the most important thing. And though vaccination remains our best bet against the pandemic, even now, even if we have to prevent the third wave. But having said that, the benefits of vaccination will come much later. Right now, it's masking, universal masking. I think that's the most important thing. A recent study has shown that only 10 to 15% of people actually in India are wearing the mask properly. If we focus on this, if we have more awareness campaigns on masking and how to use a mask, double mask, what are the benefits of that, we'll to a large extent be able to prevent the transmission of this disease. By far, according to me, the most important thing today is masking followed by vaccination. That should be the message. Great. Thank you, Doctor. Thank you so very much. It has been a great session. And for those watching, if you want to know the right way to mask up, you can watch those videos on our platform, Banega Swasth India as well. I'm Arun Singh. Time for me to take a quick wrap up of this video. It's a good bet from my side.